नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक एक बहुत ही मैं स्पेशल आप लोगों के लिए बना कर लाया हूँ। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर घर से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम लोग सैलरीड पर्सन है। तो जब सैलरी आती है ना, तो सैलरी के साथ जो खुशियाँ आती है उसी के साथ कुछ टेंशन भी हमारे साथ हो जाती है कि यार सैलरी तो आ गई है, अच्छी बात है, अब खर्च करने के लिए पैसा हमारे पास आ गया है। लेकिन जब हम अपना खर्च देखते हैं ना कि अरे यार हमें तो अभी बिजली का बिल भी पेंडिंग है, पता नहीं कितने सारी हमारी ईएमआईज भी पेंडिंग है, हमें अभी घर का किराया भी देना है, बच्चों की फीस भी जानी है, राशन भी आ रहा है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि यार सैलरी तो आई थी लेकिन पैसा आखिर गया कहाँ। तो आज की वीडियो में इसी टॉपिक पर बिल्कुल हम लोग डिटेल में यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि जब सैलरी आती है तो पहले खर्च करें या फिर हम लोग पहले सेविंग करें। क्योंकि नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि क्या होता है कि सैलरी आती है, खर्चा करना स्टार्ट करते हैं और सेविंग्स के लिए थोड़ा बहुत पैसा बचता है और लास्ट में फिर वो भी खर्च हो जाता है, यानी कि सेविंग के नाम पर हम लोग बिल्कुल जीरो रह जाते हैं। तो देखिए आज की वीडियो में जो मैं क्लियर आपको करूंगा ना कि आप किस तरह से अपना एक फॉर्मूला बना सकते हैं कि आपकी सैलरी चाहे 30,000 है, चाहे 50,000 है, चाहे 1,00,000 रुपए। अगर आपने इसको समझ लिया ना तो आप बिल्कुल इजी तरीके से अपने पैसे का सही डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं कि किस तरह से मुझे अपना पैसा कितना सेविंग में रखना है, कितना मुझे इन्वेस्ट करना है और कितना मुझे वो खर्च करना है। क्योंकि देखिए फॉर्मूला ये सिर्फ एक मैथ का फॉर्मूला नहीं है, ये तय करेगा आपका आने वाला फ्यूचर। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव है, स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए मिडिल क्लास की जो रियलिटी है, जो प्रॉब्लम है, सबसे पहले उसी पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सैलरी आती है तो हम लोग क्या करते हैं, उस सैलरी में से सबसे पहले हम लोग उसको खर्च करते हैं और खर्च करने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है हम सोचते हैं कि हम उसमें सेविंग करेंगे। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, खर्च करने के बाद पैसा बचता ही नहीं है तो सेविंग हमारी जीरो हो जाती है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे कि कैसे हम इसको किस फॉर्मूले के साथ चल सकते हैं। देखिए नॉर्मली अगर एक एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं यहां पर, चलिए तो क्या होता है, नॉर्मली मान लीजिए हमारी सैलरी 30,000 है, ठीक है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल मैं सैलरी यहाँ लेकर चल रहा हूँ, ठीक है सैलरी। अब क्या हुआ, 30,000 रुपये जो हमारी सैलरी आई उसमें से आते ही क्या हुआ, हमने 7,000 रुपये तो रेंट के निकाल दिए। उसके बाद हमने कुछ पैसा घर के राशन के लिए निकाल दिया। उसके बाद हमने बच्चों की फीस का पैसा निकाल दिया। उसके बाद हमारे पास कुछ ईएमआईज थी, उसके लिए हमने पैसा निकाल दिया। इस तरह से खर्च करते करते कुछ हमारी जो शॉपिंग थी वो पेंडिंग चल रही थी, कुछ हमने उसके लिए पैसा निकाल दिया। तो लास्ट में क्या हुआ, 30,000 में से जब हमने देखा, लास्ट में आते आते हमारे पास 3,000 रुपये बचे कि चलो यार 3,000 रुपये बच गए, ये हमारे सेविंग में रहेंगे, फिर सैलरी आएगी तो 3,000 रुपये हमारे पास हमारे बैंक अकाउंट में बचे रहेंगे। लेकिन क्या हुआ, एकदम से किसी की तबीयत खराब हुई, घर में डॉक्टर के यहाँ गए और फिर ये 3,000 भी निकल गए। इस तरह से क्या हुआ, पूरा जो पैसा आया था पूरा का पूरा ही खर्च हो गया। अब हम इसको एक फॉर्मूले से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग बजटिंग बना सकते हैं। चलिए एक ग्लोबल फॉर्मूला है, नॉर्मली आप लोगों ने इस फॉर्मूले के बारे में सुना भी होगा, लेकिन मैं इस फॉर्मूले की बात नहीं करूंगा। एक स्पेशल आप क्या फॉर्मूला अपने लिए बना सकते हैं उस पर भी बात करूंगा। ग्लोबल फॉर्मूला क्या है, वो आ जाता है 50, 30 और 20 का फॉर्मूला, ठीक है। ये जो 50 है ये कहता है कि आप अपनी सैलरी का 50%, जैसे कि आपकी 30,000 सैलरी है तो 15,000, और अगर 50,000 सैलरी है तो 25,000, आप उसको नीड्स पर खर्च करें। नीड्स पर, नीड्स से मतलब है ज़रूरत की चीज़ें जिस पे आपको खर्च करना ही करना है। ज़रूरतें अपनी उसी हिसाब से बनानी है जितनी हमारी सैलरी है। अगर हमारी सैलरी 30,000 है तो हमें ये अपने आप से क्लियर करना है कि भैया मैं 15,000 रुपये ही खर्च कर सकता हूँ इन चीज़ों के ऊपर, अपनी ज़रूरतों के ऊपर। अननेसेसरी खर्चा मुझे नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो 50% आप नीड्स पर खर्च कीजिए। वांट्स, जो मुझे चाहिए, यहाँ पर आप कर सकते हैं 30% का खर्च। और सेविंग्स, जो मुझे हर महीने बचाना ही बचाना है, उसमें आपको खर्च करना है 20%। खर्च करना है मतलब ये बचाना है आपको 20%, ठीक है। ये एक ग्लोबल फॉर्मूला है जो कहता है कि अगर आप इस फॉर्मूले से चलते हैं तो फ्यूचर आप अपना ब्राइट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपकी मान लीजिए 30,000 सैलरी है, 15,000 रुपये आपने नीड्स पर खर्च कर दिए, 30% यानी कि 9,000 रुपये आपने वांट्स पर खर्च कर दिए, और फिर 20% यानी कि 6,000 रुपये आपने अपने सेविंग्स में डाल दिए एंड में। ये फॉर्मूला ये कहता है। अच्छा फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है, आप चलते हैं तो बिल्कुल आप अपने घर का एक सही बजट लेकर चल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक स्पेशल फॉर्मूले पर बात आपसे करने वाला हूँ। ये फॉर्मूला है दोस्तों 60
20 और 20 का फॉर्मूला। अब आप कहेंगे ये क्या गलत, इसमें चेंज क्या आपने किया? देखिए, नीड्स पर आप 50 की जगह 60% खर्च कीजिए। यानी कि अगर आपकी 30,000 सैलरी थी तो आपने 18,000 रुपये नीड्स पर खर्च कर दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको 20% उसके एकदम बाद निकालना है, यानी कि 6,000 रुपये। मैं 20 ही लिख देता हूँ यहाँ पर, 20%। 20% जो पैसा आपको निकालना है वो आपको इन्वेस्टमेंट के लिए निकालना है। यानी कि ज़रूरत पर खर्च करने के बाद अगला जो स्टेप है हमारा वो इन्वेस्टमेंट का होना चाहिए। ये जो वांट्स है ना, जो हमको चाहिए, इसको हम बिल्कुल लास्ट में रखेंगे। खर्च इस पर भी करेंगे लेकिन इसको एंड में ले जाएंगे। अब देखिए, यहां 30,000 सैलरी में क्या होगा, 18,000 रुपये तो आपके यहां खर्च हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास बचेंगे 6,000 रुपये और वांट्स के लिए आपके पास बचेंगे 6,000 रुपये। इस तरह से आप अपना एक फॉर्मूला ज़रूर तैयार कीजिए। अब बेनिफिट क्या होगा फॉर्मूले का, और जो आप पैसा ये बचाएंगे इन्वेस्टमेंट के लिए 6,000 रुपये, इसका आपको क्या इस्तेमाल करना है, मैं उस पर भी अभी आने वाला हूं, उस पर भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए अगले पेज पर चलते हैं। देखिए, अब ये जो 6,000 रुपये हमने बचाए थे, इसका हमें अब करना क्या है वो भी ज़रूरी है समझना। देखिए, ये जो हमने 6,000 रुपये बचाए हैं, इसको आपको इन्वेस्ट करना है और अपना रिस्क कवर पर ज़रूर फोकस करना है। देखिए, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए, अगर आप लोगों ने अपनी लाइफ में टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है ना, तो भी आप बहुत पीछे चल रहे हैं। ये दो चीज़ें एक मिडिल क्लास आदमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टर्म इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर किसी वजह से कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो एक बड़ा अमाउंट फैमिली को मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर कोई ऐसी आपको मतलब मेडिकली कोई इमरजेंसी आती है तो हेल्थ इंश्योरेंस वाली जो कंपनी होती है वो आपका खर्च उठा लेती है, और इसकी जो इंस्टॉलमेंट है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती, वो बहुत कम होती है। तो ये 6,000 रुपये आप बचाएंगे, इसमें जो आपका इन्वेस्टमेंट का मैं ऑप्शन आपको बताने वाला हूँ, इसको भी आपको ब्रेक डाउन करना है। इसमें आपको क्या करना है, देखिए, इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप रिस्क कवर के लिए पैसा निकालिए। अब रिस्क कवर में आपको क्या करना है, एक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस आप अपने एज के अकॉर्डिंग आपको ये मिल जाएगा, और एक आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस, ये दो चीज़ें ना दोस्तों आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है। बीमारी का कुछ पता नहीं है, कब कोई छोटी मोटी बड़ी बीमारी कब हमें लग जाए और हमारी सारी सेविंग्स खर्च होने लगती है, क्योंकि हॉस्पिटल का बिल इतना हो जाता है कि एक सिंपल सैलरीड जो पर्सन है वो उसको झेल ही नहीं पाता। इसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूरी है। दूसरा है टर्म इंश्योरेंस, किसी वजह से कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो एक बड़ा अमाउंट फैमिली को मिल जाता है, तो फैमिली भी थोड़ी सी संभल जाती है। ये भी हमारे लिए ज़रूरी है। अगर आपकी एज अभी 30 के आसपास है, 30 to 35 भी हो सकती है, टर्म इंश्योरेंस अगर आप 50 लाख रुपए का भी लेंगे तो हो सकता है कि आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ के आसपास मिल जाए। वही हेल्थ इंश्योरेंस है, ये आपके फैमिली मेंबर्स कितने हैं उसी के ऊपर ये डिपेंड करेगा, लेकिन आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी ले लेना चाहिए। मैं मानकर चलता हूं कि टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस पर अगर आपने 3,000 रुपये महीना भी खर्च कर दिया तो ये मेरे हिसाब से कोई ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं है अगर आप इतना खर्च कर पा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत एक बड़ा पार्ट है, इसकी हमें अहमियत अभी पता नहीं चलती है, लेकिन फ्यूचर में हमें इसकी अहमियत पता चलती है। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों इमरजेंसी फंड की। यहाँ आपको क्या करना है, कम से कम 1,000 रुपये महीना आप यहाँ के लिए ज़रूर रखिए, 1,000 रुपये पर मंथ। अब देखिए, ये जो 3,000 रुपये मैंने पार्ट बताया है टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस का, हो सकता है कि ये 2,500 में हो जाए, आपका कम हो जाए, ज़्यादा हो जाए, ये हो सकता है। तो ये वेरी करेगा आपकी एज पर, हो सकता है कि 2,500 में हो जाए। अगर ये 2,500 में हो जाता है, 1,000 रुपये महीना आप इमरजेंसी फंड के लिए भी रखिए अपने पास, वो होने चाहिए। इसको आप कहाँ डाल सकते हैं इमरजेंसी फंड को, वैसे तो इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। सिंपल शॉर्ट में बता देता हूँ, इसको आप क्या कर सकते हैं, किसी डेट फंड में, लिक्विड फंड में इस पैसे को आप डाल सकते हैं। उसमें पैसा रहेगा ये आपका, इस पर कुछ आपको रिटर्न भी बनता रहेगा आपका थोड़ा बहुत, और पैसा ऐसी जगह रहेगा कि आप इसको जब मर्जी विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जो आपके पास अमाउंट बचेगा उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं कहाँ, म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में अगर स्कीम्स पर बात करूं तो सिंपली आप चाहें तो इंडेक्स फंड ले सकते हैं, ये आपके लिए कॉस्ट इफेक्टिव है, इसको रख सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड को भी रख सकते हैं, हाइब्रिड को।
ये तो मैं एक सिंपल सैलरी की बात बता रहा हूँ। 30,000 रुपये की अगर सैलरी है, जब आपकी सैलरी 30 से बढ़कर अगर 50,000 वाली कैटेगरी में है आप, तो ये अमाउंट आपके पास बढ़ जाएगा। फिर आप स्कीम्स भी म्यूचुअल फंड में और बढ़ा सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 1 लाख हो जाती है तो उसी के हिसाब से म्यूचुअल फंड का जो आपका निवेश है, इमरजेंसी जो फंड है, ये आप और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस हिसाब से चलता है। सैलरी का एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर लूँ, मान लीजिए मैं 50,000 रुपये सैलरी का एग्जाम्पल यहाँ लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, 50,000 रुपये पर मंथ की आपकी सैलरी है। अब 60% जो हमें नीड्स के लिए चाहिए, 30,000 रुपये तो हमारा वहीं निकल जाएगा, 30,000 नीड्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो हमारा 20% है, यानी कि 10,000 रुपये हमारा निकल जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और बाकी का जो हमारा 10,000 रुपये होगा, ये हमारा काहे के लिए निकलेगा, आप समझ गए होंगे, बॉन्ड्स के लिए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी सैलरी को कर सकते हैं। बाकी का जो 10,000 रुपये इन्वेस्टमेंट के लिए है, इन 10,000 रुपये में आपको क्या करना है वो मैंने आपको भी क्लियर कर ही दिया है। आपको अपने रिस्क कवर को यहाँ क्लियर करना है, रिस्क कवर को आपको क्या करना है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है, इन्वेस्टमेंट, और आपको क्या करना है, एक आपको इमरजेंसी फंड यहाँ रखना है, इन्वेस्टमेंट में से ही आप रख लेंगे और आप ये रिस्क कवर कर लेंगे। इस तरह से आप अपने पैसे को कुछ टुकड़ों में तोड़ सकते हैं और एक सही बजटिंग अपने लिए बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप लोग ना इस तरह का फॉर्मूला एक बार अपनी सैलरी पे 1 या 2 मंथ आप लगा कर देखिए, आपको खुद फील होगा कि हाँ यार, हमने एक अच्छा फॉर्मूला यहाँ पर बनाया और हम अपने फ्यूचर के लिए भी कुछ पैसा जोड़ पा रहे हैं। क्योंकि नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं ना, सैलरी आती है, उसका कोई फॉर्मूला तैयार नहीं रहता है, बस सैलरी आई और खर्च करना हमने शुरू कर दिया। अगर फॉर्मूला हमारे हाथ में रहेगा तो हमें पता रहेगा कि हमें अपनी सैलरी में से इतना पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर बचाना है, इतना पैसा हमें खर्च करना है, इतना पैसा हमें अपनी शॉपिंग के लिए या फिर घूमने फिरने के लिए बचाना है। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अगर बेनिफिट होता है तो कमेंट करना बिल्कुल भी इस बारे में मत भूलिएगा मुझे। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।